वालेकुम स्टूडेंट, जैसे कि हमने लेक्चर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पहले लेक्चर में जो है हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो सेंट्रल डोगमा में क्या मैंने आपको बताया था कि उसके 3 स्टेप होते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है। तो रेप्लिकेशन में सबसे पहले हमें डीएनए के बारे में जानना जरूरी है। डीएनए है क्या, रेप्लिकेट तो बाद में देखेंगे क्या होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसकी कंपोजिशन देखते हैं और डीएनए का यूनिट सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। तो जो डीएनए का यूनिट है जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं उसको हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसको रीड करेंगे। अगर आपको उसकी समझ आ गई तो आपको डीएनए के स्ट्रक्चर की भी जो है उसकी कंपोजिशन की समझ आ जाएगी। तो आज का जो मेरा लेक्चर है इसका जो मैं टाइटल रख रहा हूँ है द रोल ऑफ 5 कार्बन्स इन अ न्यूक्लियोटाइड। Here is we can say that the structure of a nucleotide। यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेंटर में एक शुगर है, फिर साथ उसके राइट हैंड साइड पे एक बेस होती है और साथ जो है लेफ्ट हैंड साइड पे उस पर क्या होता है, एक फास्फेट होता है, फास्फेट ग्रुप होता है। तो यूँ ये 3 चीज़ें मिलकर जो है वो क्या बनाती हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट ग्रुप। अब मैं सबसे पहले शुगर की बात करता हूँ। शुगर कौन सी होती है जिसकी 5 कार्बन को हमने आगे स्टडी करना है या इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको बताना है। तो इसमें जो शुगर बच्चे होती है वो हमारे पास है राइबोज शुगर, ठीक है, जिसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। बेसिस कौन कौन सी होती है नाइट्रोजन बेस? 4 तरह की बेसिस हैं, एडेनिन, गवानिन, थायामीन और साइटोसिन, ठीक है। इन कोई जो बेस इसके साथ अटैच होगी उसी से उसका न्यूक्लियोटाइड का नाम रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर ए अटैच हो जाता है यहाँ पे नाइट्रोजन बेस पे तो हम उसको कहेंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, अगर जी है तो गवानिन न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। और यहाँ पे इसके आगे जो इस शुगर का लेफ्ट हैंड साइड होगी, यहाँ पे जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पे क्या होगा, फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो यूँ ये पूरा जो है एक हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड का। अब इसकी कंपोजिशन अगर देखें राइबोज की बेस पे तो ये राइबोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया हुआ है और इसमें मैंने आपके सामने जो है जो 5 कार्बन है इसकी C1, C2, C3, C4 और इसके ऊपर टॉप पे जो है C5 होती है। इन 5 कार्बन को आपको आज के लेक्चर में बताना है, जो कि इम्पॉसिबल होता है क्लास में या आप किसी भी बुक से इसको पढ़ सकें। तो इस फार्मूला से आप बड़े आसानी से इसको देख लेंगे। और अगर टाइप ऑफ राइबोज की बात करें तो 2 तरह की राइबोज होती है डीएनए जो है स्ट्रक्चर में या न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में। पहली जो है उसको हम कहते हैं राइबोज को राइबोज ही बोलेंगे, जहाँ पे क्या होगा, देखिए कार्बन नंबर 2 पे OH लगा होगा, जबकि दूसरे तरफ देखें तो कार्बन नंबर 2 पे क्या होगा, O के बजाय यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है, यानी कि O यहाँ पे रिमूव हुआ, जैसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो ये सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, जिसकी वजह से डीएनए और आरएनए का नाम डाला जाता है। वो आगे हम इनके रोल में पढ़ेंगे, राइबोज से क्या बनता है और डीऑक्सी राइबोज से क्या बनता है। वेरी सिंपल, राइबोज से आरएनए बनेगा और डीऑक्सी राइबोज से क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। एंड हियर इज द रोल ऑफ फर्स्ट कार्बन। ये क्या करती है, नाइट्रोजन बेस को अटैच करती है। तो यूँ देखें इस रिंग में, राइबोज शुगर की रिंग में देखें, ये हमारे पास C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है। सिर्फ मैंने कार्बन को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखें जो C1 है उसके साथ क्या अटैच होगा, नाइट्रोजन बेसिस। कोई भी बेस अटैच हो सकती है इसमें से A, T, G, C। और इस बेस का इस C के साथ जो बाड बनेगा उसे कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बाड। उम्मीद करता हूँ कि आपको रोल ऑफ कार्बन नंबर 1 जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इससे रोल ऑफ कार्बन नंबर 2। अब दिस इज C2, मैंने दो दफ़ा ड्रा इसलिए किया ताकि आपको दोनों में डिफरेंस नजर आ जाए। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल हो, जैसे मैंने आपको ये स्लाइड पहले भी हमने रिपीट की थी, अगर ये जो C2 है हमारे पास ये वाला, इसमें यहाँ पे OH हो, नॉर्मल राइबोज में क्या होता है, OH होता है, और यहाँ पे OH हो तो इसको हम बोलेंगे राइबोज। और इससे जो चीज़ बनेगी वो होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि RNA। लेकिन अगर यहाँ से O रिमूव हो जाए, यहाँ पे देखिए आप इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो C2 है वहाँ पे O रिमूव हो गया है, यानी कि वहाँ से क्या, जब O वहाँ पे नहीं है तो उसको बोलेंगे डीऑक्सी, यानी कि डीऑक्सी मीन, डी मीन रिमूवल, ऑक्सी मीन ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया है। तो यूँ राइबोज का नाम क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज। तो याद रखिएगा दिस इज यूज फॉर द डीएनए, दिस इज यूज फॉर द आरएनए। तो ये छोटा सा डिफरेंस है। तो जो C2 कार्बन है वो नेमिंग देती है डीएनए की और आरएनए की। इसकी बेस पे हम जो है अपने न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं या आरएनए का न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट 3 कार्बन में भी ये कार्बन है। अब मूव करते हैं C3 पे। जब C3 को देखें तो यहाँ पे जो C1, दिस C2 एंड दिस C3। तो C3 जो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है कि जो दूसरा कोई न्यूक्लियोटाइड आएगा आगे उसके साथ फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है वो C3 का काम है। वो आगे मैं आपको एक पिक्चर से बताता हूँ, एक आगे जो है इस एग्जाम्पल से किस तरीके से जो है वो C3 जो है आगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। इसको ज़रा गौर से देखें। ये देखिए अगर आप गौर से, ये न्यूक्लियोटाइड 1 है, यानी कि ये आप देखें राइबोज शुगर है, यहाँ पे हमने उसके क्या लगाया हुआ था, जो नाइट्रोजन बेस है, और यहाँ पे देखिए ये C3 है। तो ये C3 का जो OH था वहाँ पे अभी O रह गया है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है यहाँ तक। अब नीचे देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इनकमिंग कोई भी न्यूक्लियोटाइड है। फॉर एग्जांपल ये एडेनिन है और ये आगे क्या आ रहा है, उसके बाद गवानीन आ रहा है।
तो इसको गौर से देखें तो इन दोनों में यहाँ पे इसका जो 3 एंड है उसका यहाँ से H रिमूव हो गया है, और वहाँ उसका जो O है, जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारे पास है, कोई भी न्यूक्लियोटाइड उसका स्ट्रक्चर नीचे दिया हुआ है, उसका जो फास्फेट है उसके साथ क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है, और इस बॉन्ड को बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर लिंकेज, यानी कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो याद रखिएगा किसी भी एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ने के लिए, न्यूक्लियोटाइड 1 को न्यूक्लियोटाइड 2 के साथ जोड़ने के लिए जो कार्बन यूज होती है वो कार्बन नंबर कौन सी है, 3 है। ठीक है, तो इससे जो है हमें कार्बन नंबर 3 का फंक्शन पता चल जाता है। अब कार्बन नंबर 4, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है। ये क्या करती है कि क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है स्टेबिलिटी के लिए, तो कार्बन नंबर 4 करती है, सिर्फ एक्सटेंड करती है कार्बन नंबर 5 को, तो ये स्ट्रक्चर को शेप देती है और इसको स्टेबिलिटी देती है। कार्बन नंबर 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस कार्बन नंबर 5 के साथ क्या लगा होता है, इस कार्बन नंबर 5 के साथ जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच होता है, क्योंकि जो C1 है उस पर क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, और जो C5 होगा उस पर होगा क्या होगा, फास्फेट ग्रुप, और ये सेंटर में सारी क्या होगी, राइबोज। तो इन तीनों के मिलने से क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये फास्फेट यहाँ पे ना हो, ये पूरा ग्रुप हो और साथ C1 पे नाइट्रोजन बेस लगी हो, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, SIDE। लेकिन अगर फास्फेट यहाँ पे अटैच हो जाए, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड। तो C5 का क्या काम होगा, ये फास्फेट ग्रुप को अटैच करेगा। ये देखिए C5 पे क्या लगता है, फास्फेट, दिस इज फास्फेट ग्रुप, यानी कि 1 पे बेस है, 2 पे जो है ऑक्सी और डीऑक्सी का रोल होता है, और 3 पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, 4 सिर्फ यहाँ पे स्टेबिलिटी देता है, और जो कार्बन 5 है उसके ऊपर क्या लगता है, फास्फेट ग्रुप लगता है। और हमारे पास जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा कुछ यूं बनेगा। अब अगर आपको ये पहले शुरू में बता देता, ये कोई भी टीचर जब किसी को समझाता है तो ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आता। ये न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, इसके 3 पार्ट्स हैं। अब इसमें देखिए आप आसानी से जो राइबोज शुगर इसको देख सकते हैं, और मैंने हर कार्बन को नंबर लिखे हैं, C1, C2, C3, C4 एंड C5। आपने इसको जो पीछे जितनी भी पिक्चर देखी है, या आपने पीछे जितना भी जो है वो वीडियो देखी है, उसमें आपने ये देखा कि राइबोज शुगर ये वाली यूज़ हो रही थी। तो यूं इन 5 कार्बन का फंक्शन आपको पता चल गए हैं। अब आपने जब भी किसी के सामने एग्जांपल देनी है, बोलना है, ये कहना है, तो आपने जो राइबोज शुगर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है उसके जो 5 कार्बन है उनके फंक्शन आपको पता होना चाहिए। अगर ये फंक्शन पता होंगे तो अब आप किसी के सामने जो है DNA का स्ट्रक्चर जो है, उसका जो मेन कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड, उसका स्ट्रक्चर बता सकते हो, और इसकी बेस पे हम आगे DNA का स्ट्रक्चर आगे जो आपको बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।